तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए और बैंकों की स्थिति देखी तो बैंक बर्बाद हो चुके थे। एनपीए डबल डिजिट में था। सोनिया गांधी चिदम्बरम को बोलती थी, चिदम्बरम लोन बैंक को बोलते थे, बैंक लोन दे देता। लोन कहाँ जाता था किसी को पता नहीं, रीपे होता नहीं था और कर्जा बढ़ता जा रहा था बैंकों पे। अब यहां पर लोग एक बात बोल सकते हैं, बैंक नोट छाप दे। तो उन ज्ञानी पुरुषों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंक नोट तब छापता है जब उसके पास गोल्ड एसेट होता है, उसी प्रोपोर्शन में। ये नहीं होता है कि मशीन चलाई और नोट छापने शुरू कर दिए और बांटने शुरू कर दिए। फॉरेन रिजर्व हमारा लिमिटेड था, गोल्ड लिमिटेड था। अब सवाल ये है कि 100 रुपए से अर्थव्यवस्था को फिर से चालू कैसे करें, क्योंकि हमारे पास 100 रुपए की एक पत्ती है। तो आपने क्या करा आके कि सबसे पहले वो चाय वाली हरकत, उन्होंने कहा कि हम गरीबों को पैसा जो देंगे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे। और आपने बैंकों को बोला तुम ऑलरेडी नुकसान में हो, तुम्हारा दिवालिया निकलने वाला है, ऐसा करो लोगों के जीरो बैलेंस फ्री अकाउंट खोलो। थोड़ी सी कॉस्ट आएगी उसमें, लेकिन ये एक तरीका है रिवाइवल का। या तो रिवाइवल हो जाएंगे वरना बर्बादी के लिए तो आप तैयार खड़े हो। तो आपने डीबीटी का स्टैंड लिया और आपने जनता के लिए, गरीबों के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपने जीरो बैलेंस जन धन अकाउंट योजना शुरू की। उससे करोड़ों लोग जुड़े, बहुत सारे लोग बैंकिंग चैनल में आ गए। अब बैंकिंग चैनल में आने के बाद सवाल ये था कि हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद क्यों हो रही है। एक तो बात हो गई लोन की, जो लो बैंक ने लोन दिए। दूसरी बात ये थी कि जो बाजार में पैसा घूम रहा है वो पैसा बैंक में नहीं है। यानी 100 रुपए की परचेज मैंने करी, मैंने वो 100 रुपए वेंडर को दिए, वेंडर ने होलसेलर को दिए, होलसेलर ने आगे दिए और मालिक ने वो अपनी अलमारी और बिस्तर के नीचे छिपा के रख लिए। पैसा तभी बढ़ता है जब पैसा रोटेशन में हो। पैसा तब नहीं बढ़ता है जब पैसा बिस्तर में और अलमारियों में बंद होके रह जाए। यहां पर जब कैश इकोनॉमी चल रही है, जो कि भारत की व्यवस्था की जो इकोनॉमी है, बैंकिंग इकोनॉमी है, उससे बड़ी बन गई थी। इसमें 80% काउंटर फिटेड करेंसी आ गई थी। काउंटर फिटेड करेंसी कहां से आई थी? काउंटर फिटेड करेंसी आई थी पाकिस्तान से। जो लोग मुझे पुराने जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं ट्विटर हैंडल पे, वो जानते हैं जब मैंने कर्नल पुरोहित की बात करी थी तो मैंने कहा था ये मालेगांव वगैरह तो बहाना है। असली चीज ये है कि उन्होंने काउंटर फिटेड करेंसी का नेटवर्क को ब्रेक करा था कि कहां से मशीन्स जाती हैं, कहां से डाई जाती है, कहां से इंक जाती है और कहां से वो करेंसी प्रिंट होती है। और नाम लेने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के ही बहुत बड़े नेता हैं जो जिन्होंने कभी स्टैम्प पेपर भी छपवाए थे। आईएसआई ये पैसा भारत में लाती थी विभिन्न रास्तों से, साउथ के रास्ते से, वेस्ट के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से। सवाल ये था इस व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये व्यवस्था टूटनी भी है अगर भारत को मजबूत बनाना है, पर साथ में किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, खास तौर से गरीबों को। किसी की भी थाली में भोजन की कमी ना होने पाए। तब आपने एक दूसरा स्टेप लिया और आपने कहा कि हम करेंसी को डिजिटलाइज करते हैं। आपने यूपीआई की नींव रखी वहां पर और यूपीआई सिस्टम को डेवलप करना शुरू करा। अब सवाल है, यूपीआई तो आपने डेवलप कर लिया, चलेगा वो फोन पे, लेकिन नेटवर्क कहां है?
तो नेटवर्क के लिए आपके पास रास्ता था बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत यहां और थी, बॉटलनेक, कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी किस तरह से काम करती है ये नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से पता है। जिस काम को 5 महीने में करना है, यही सरकारी कंपनी उस काम को 60 महीने में करेंगी, और वो भी पूरा, क्योंकि बीएसएनएल की बैकबोन अच्छी है, बीएसएनएल का फ्रंट एंड नहीं है, कस्टमर फेसिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, आपके पास 100 रुपए का एक ही पत्ता है। अब अगर आप बीएसएनएल को बोलोगे तो आपको वो 100 रुपए बीएसएनएल में देने हैं, आपको वो 100 रुपए खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि उससे तो गरीबों को खाना लाना है, उससे तो उद्योग बढ़ाने हैं। तो आप बीएसएनएल के बॉटम लेस कुआं जो है उसमें वो 100 रुपए नहीं डालोगे। और उस वक्त डेटा की कॉस्ट थी 250 रुपए पर जीबी। एयरटेल और वोडाकॉम वोडाफोन इस चीज को कम करने के हिसाब में नहीं थी। हमने खुद 2014 में, आपने भी इस्तेमाल करा है, 260 रुपए 270 रुपए पर जीबी। अब एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास 260 रुपए यूपीआई चलाने के लिए नहीं देगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ परचेज, उसके लिए द पेमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है अगर 260 रुपए पर जीबी डेटा की कॉस्ट होती है। लेकिन करना है, यहां पर आपके उद्योगपति काम आते हैं। आपने अंबानी को बोला जियो शुरू करो, लाइसेंस दिए, सब कुछ दिया, कानून के अंतर्गत रहते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए जो भी फैसिलिटी होती है आपने अपने उद्योगपतियों को दी। अंबानी को टेंडर नहीं निकालना है, अंबानी को कुछ नहीं निकालना है। उन्होंने रात को फोन करना है, 5 लाख करोड़ साइड में करने, और सुबह से तार लगानी शुरू, टावर लगाने शुरू। रातों रात 1 साल के अंदर आपका जियो नेटवर्क चालू हो गया। और जैसे व्यापार में बोलते हैं कि जब आपको कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो आपको बड़े अट्रैक्टिव डिस्काउंट देने हैं, तो अंबानी ने कहा इंटरनेट फ्री। भारत की बीमारी एक है, बड़ी पुरानी कमजोरी है, बीमारी नहीं कहूंगा, कमजोरी है, कि हम फ्री की चीजें जल्दी खरीदते हैं। जैसे ही जियो आया और इंटरनेट फ्री हुआ और उन्होंने साथ में फोन भी चिपका दिया उसके साथ, टेक्नोलॉजी अलग थी, सीडीएमए टेक्नोलॉजी थी, टेस्टिंग चल रही थी, भारत की जनता टूट पड़ी और उसने इंटरनेट बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करने शुरू कर दिए। यानी भारत तैयार हो रहा था मोबाइल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए, और लगभग फ्री इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए भारत की समाज, भारत की जनता शुरू हो चुकी थी। ये एक चैनल बनाया था। कुछ समय बाद जब ये स्टेबल हो गया और आपने यूपीआई लॉन्च करा और आपने उस पर टेस्टिंग करी, बहुत सारे लोग यूपीआई पे आ गए और ट्रांजैक्शन शुरू करा। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, आपको पीओएस मशीन नहीं चाहिए, आपको एक स्कैनर बेस्ड सिस्टम चाहिए। तो क्यूआर कोड बेस्ड यूपीआई डेवलप किया गया भारत। क्यूआर कोड इसलिए डेवलप किया गया ताकि एक मामूली सब्जी बेचने वाला वेंडर भी उस चीज को लगा सके, रादर देन उसको 2,500 रुपए की पीओएस मशीन और क्रेडिट कार्ड मशीन बैंक से खरीदनी पड़े। स्कैनर फ्री, मोबाइल में एप्लीकेशन फ्री, ट्रांजैक्शन फ्री, इंटरनेट फ्री। अब आपके सामने कोई बॉटलनेक नहीं थी, अब आपको लोगों को एजुकेट करना था। अब आती है दूसरी बात, अब आपकी व्यवस्था तैयार होगी, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, फिर आपने क्या करा,
अभी 100 रुपए आप ही के पास हैं, 100 रुपए आपने खर्च नहीं करे। अब आपने क्या करा कि ये जो पाकिस्तान की करेंसी है, काउंटर फिटेड भारत की करेंसी जो पाकिस्तान से आ रही है, जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जो बैंक के बाहर चल रही है, जिसकी वजह से बैंक की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। भाई बैंक में पैसा नहीं होगा तो बैंक उद्योग के लिए पैसा नहीं देगा, बैंक गरीबों को पैसा नहीं देगा, बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। कार लोन 14, 15, 18% थे, होम लोन 12 से 14% थे। यानी अगर वो कॉस्ट कम नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ लोन कम नहीं होगी, तो आम इंसान घर नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा, टू व्हीलर नहीं खरीदेगा। ये कोर इंडस्ट्री अगर नहीं चलेंगी तो उद्योग कैसे बढ़ेंगे, उद्योग नहीं बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो मिडिल क्लास में एजिटेशन होगा। यानी ये जो कैश इकोनॉमी है, इसको आपको वापस बैंक में लाना है। तब आपने एक काम करा और उस काम को कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब सवाल ये था, मैंने जैसे कि बोला, नरेंद्र मोदी संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान के दायरे के बाहर छलांग लगा के काम नहीं करते। लेकिन आपके आरबीआई गवर्नर, अब आपके पास टाइम की लग्जरी नहीं है कि 1 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। आपको अभी करना है तैयारी, लेकिन तैयारी ऐसी करनी है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे। तो आपके आरबीआई गवर्नर उस समय थे रघुराम राजन। रघुराम राजन कांग्रेस के पिट्ठू थे, यानी आरबीआई अगर कुछ भी डिस्कस करेगी तो शाम को रघुराम राजन सोनिया गांधी को फोन करके बोल देंगे ये कांड होने वाला है। और दुनिया को भी माता जी को पता चले तो चले, लेकिन वो वेस्टर्न वर्ल्ड की दुनिया को भी बता देंगे जिसका इंटरेस्ट भारत को मजबूत करने में नहीं है। तो आपने एक बंदा पकड़ा जिसका नाम था उर्जित पटेल, और आपने उर्जित पटेल को बोला कि 2000 के नोट लेके आ रहे हैं, इस पे सिग्नेचर तुम्हारे होंगे। अगर आप उठा के एनालाइज करें तो डीमोनेटाइजेशन पे जो नोट चले हैं वो 2000 के चले। आप भी जानते हैं, मैं भी इस बात को समझता हूं कि एक दिन में नोट नहीं छपता है। करोड़ों अरबों लाखों नोट छपने हैं, उसके लिए 6-7 महीने का प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन 6-7 महीने वो नोट की डाई बनी होगी और नोट छपे होंगे, और उन नोटों पे उर्जित पटेल का नाम है, जबकि उर्जित पटेल गवर्नर नहीं थे। तो जैसे ही रघुराम राजन की विदाई हुई, फायर नहीं करा गया, नौकरी से नहीं निकाला। जब उनकी कानूनी रूप से उनकी विदाई का अंतिम दिन हुआ, अगले दिन उर्जित पटेल गवर्नर। और जैसे ही उर्जित पटेल गवर्नर, क्यों आपने नोट छाप रखे, आपने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस करा। अब यहां एक सवाल और उठता है, एक भारत बड़ा कमाल का देश है, हमारे देश में हर हफ्ते एक त्योहार होता है, कम से कम महीने में एक बड़ा त्योहार तो होता ही है। मकर संक्रांति से शुरू हो जाइए, फिर लोहरी आ जाती है, फिर होली आ जाती है, फिर दुनिया भर के और आ जाते हैं, फिर रक्षाबंधन हो जाता है। बीच में जून और जुलाई का महीना खाली रहता है, लेकिन उसमें गर्मी बहुत होती है। आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, आपको पता है एटीएम पे लाइनें लगेंगी, बैंक पे लाइनें लगेंगी, यानी जुलाई और जून का महीने की विंडो आपके पास नहीं है। तो आपने वो विंडो ढूंढी कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हो, तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ। क्या सिग्निफिकेंस है? छठ पूजा के दूसरे दिन। छठ पूजा हिंदुओं की अंतिम पूजा है साल की, उसके बाद क्रिसमस आता है और उसके बाद सीधी मकर संक्रांति आती है। यानी यहां किसी भी रूप में, किसी भी मेले में, किसी भी त्योहार में नोटों की जरूरत नहीं होगी। सबसे लीन मीन पीरियड है। मैं ये नहीं कह रहा नोट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लीन मीन पीरियड है।
तो आपने डेट चुनी 8 नवंबर, यानी छठ पूजा निकलने के बाद। एक IBN 7 चैनल होता था टीवी पे, उसमें एक पत्रकार होते थे, उनका नाम था आकाश सोनी और सुमित अवस्थी। आकाश सोनी मेरे साथ मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में बैठ के कॉफी पी रहे थे और उन्होंने कॉफी लेने के लिए 500 रुपए का नोट निकाल के, नहीं शायद 100 रुपए के नोट, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट निकाल के दिया था। तो मैंने आकाश सोनी से बोला था, कुछ ही दिन रह गए हैं इस 1000 के लिए, ये सब बंद हो जाएगा। बड़े पत्रकार थे, सेलिब्रिटी थे, तो हम जैसे छोटे लोगों की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे लिए तो ऑनर था, वो इतने बड़े लोग हमसे मिलने आए। लेकिन 8 नवंबर को मोदी जी के भाषण के बाद पहला मैसेज उन्हीं का आया कि आपने तो मुझे अगस्त में बताया था डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। मेरी इग्नोरेंस थी कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। और सच बात, मुझे किसी ने बताया नहीं था, ये मेरी कैलकुलेशन चलती है कि किस डेप्थ तक करता हूं। आपने डिमोनेटाइजेशन करा, रातों रात पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में नोट छापने वालों ने सुसाइड कर लिया। खरबों की दौलत रद्दी के कागज बन गए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। साउथ में ड्रग की माफियागिरी बंद हो गई। इंटरनल थ्रेट जो पाकिस्तान से थे वो बंद हो गए, क्योंकि कोई भी थ्रेट हो, कोई भी पत्थरबाजी हो, कोई भी आतंकवादी हमला हो, सबके पीछे पैसा काम करता है। रातों रात सब चुप। अब आपकी जब रातों रात बंद हो गए तो लोगों ने यूपीआई को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब 2000 का नोट तो है, लेकिन 2000 के नोट की चेंज नहीं है। यहां आपने साइकोलॉजी खेली कि आपके हाथ में पैसा तो है, लेकिन आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि चेंज नहीं है। अब आप एनार्किस्ट नहीं बनोगे। या दूसरी एक और बात समझा दूं, हमारे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, एक इकोनॉमिस्ट भारत में, जो भगवान महादेव की कृपा से केवल एक ही पैदा हुए हैं इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि एटीएम में 100 रुपए के नोट लगाने चाहिए। 2000 के नोट, मोदी को इकोनॉमिक्स नहीं आती, अरुण जेटली को इकोनॉमिक्स नहीं आती। अवनीश भाई, आप एक इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, ठीक है, हम बैंकिंग सिस्टम के इंजीनियर नहीं हैं, हमने एटीएम मशीन पे काम नहीं करा है, लेकिन हमारी इतनी नॉलेज है कि एटीएम मशीन में 4 पैसों के स्लॉट होते हैं, जिसमें नोटों की गड्डी लगाई जाती है, और वो कंप्यूटर डिसाइड करता है जब आप पंच करते हो आपको कितना है, तो किस रैक से कितना पैसा निकाल के आपको देना है। अब मान लीजिए यहां डिनोमिनेशन भूल जाते हैं। एक स्टैक में मान लीजिए 100 पत्तियां आती हैं, कितने की हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे, 100 पत्तियां आती हैं, यानी 4 स्टैक में 400 पत्ती आई। अब 400 पत्ती अगर 100 रुपए की हैं, तो आपके पास 4 स्टैक में 40,000 रुपए हैं। लेकिन अगर आपके पास 2000 है, तो आपके पास कितना है, आप अंदाज लगा लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन। यानी अगर एटीएम को भरना हुआ, फिलिंग एटीएम की जब होती है, अगर 2000 के नोट हम इसमें डालते हैं तो एटीएम की फिलिंग कई गुना कम हो जाती है। एक एटीएम की फिलिंग को रीस्टार्ट करने में 30 मिनट का समय लगता है, जो कि टेक्निकली 28 मिनट होता है, हम 30 मिनट लेके चलते हैं। अब अगर इसी रफ कैलकुलेशन से देखिए तो आपको 7 घंटे 8 घंटे 100 रुपए की पत्ती डालने के लिए, यानी दिन में कम से कम 20 से 25 बार एटीएम को आपको फिल करना है, यानी हर बार 30 मिनट बर्बाद होंगे। यानी जो बाहर लाइन खड़ी है उसको जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो एटीएम को तोड़ेगा, वो कैश वैन को लूटेगा, वो बैंक को तोड़ेगा। लेकिन जब उसको पैसा हाथ में मिल रहा है, भले ही वो 2000 की पत्ती हो, वो बैंक नहीं लूटेगा, वो एटीएम नहीं लूटेगा, वो कैश वैन नहीं लूटेगा। आपने पूरे देश को 2000 रुपए दे के एनार्की से बचा लिया।
जिसकी विपक्ष ने बहुत कोशिश करी हो, लेकिन एक भी लाश नहीं गिरी। और आपने जो 2-4 रिपोर्टिंग विपक्ष ने करी हैं, कुछ रिपोर्टिंग करी है, वो उम्र का तकाज़ा है, लोग कहीं भी डेथ हो सकती है। लेकिन एटीएम कैश की वजह से बैंक में लाइन लगने, मुझे याद है हम अपने बैंक में चाय का स्टॉल लगा के खड़े थे और लाइन में जो भी लोग लगे थे सबको चाय बांट रहे थे, क्योंकि हम तो यूपीआई यूज कर रहे थे, हमें लाइन में लगने की जरूरत है। यूपीआई का एडॉप्शन बढ़ा और यूपीआई का जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ा, मार्केट से कैश बाहर निकल गया और सारी कैश व्यवस्था बैंक में आ गई। अब बैंक के पास पैसा है, बैंक की रीढ़ मजबूत हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी। बैंक अब उद्योग को लोन दे सकता है, क्योंकि उद्योग लोन पे काम करता है। उस लोन से जो इनकम होती है, उस इनकम से बैंक आपको अच्छे एफडी रेट देता है, पेंशन के रेट देता है, अच्छे होम लोन के रेट देता है, अच्छे कार लोन के देता है। आज कार लोन 7% पे आ चुका है, होम लोन 6%, 8% पे आ गया। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस देख के। लेकिन जो, क्योंकि मैंने अभी गाड़ी ली है, मेरे को 7% पे मिला है। तो अब इकोनॉमी बैंक में आ चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक 100 रुपए खर्च नहीं करे, 100 रुपए उनके हाथ में ही है। अब इकोनॉमी का चक्कर घूमना शुरू हुआ। जब ये सारा काम हुआ तो अब सवाल ये था कि भारत में, अब यहां पर एक मूलभूत नॉलेज जो सबको आनी, समझ में आनी चाहिए। सरकार के घर में पेड़ नहीं होता, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी और की हो, लालू प्रसाद यादव की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, किसी की भी सरकार के घर में पेड़ का पैसा नहीं होता है। पैसे टैक्स से आते हैं, सरकार की इनकम टैक्स होती है और टैक्स लेके वो डिसाइड करती है कि कहां पर कितना खर्च करना है। अब सवाल ये था कि भारत में टैक्स तो थे, लेकिन सरकार में नहीं आते थे, क्योंकि अगर किसी व्यापारी की टैक्स लायबिलिटी 10 लाख होती थी, तो वो कस्टम में जाके, एक्साइज में जाके, इनकम टैक्स में जाके 1 लाख रुपए देके बाकी वाइप आउट करता था, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता था। इन लोगों के लिए टैक्स एक रेवेन्यू स्ट्रीम था। कांग्रेस की सरकार, आपने अब कि अंबानी को या अडानी को या बजाज को या किसी को भी टैक्स, अगर अगर 600 करोड़ का टैक्स है, आपने 100 करोड़ माता जी को पकड़ाए, चिदम्बरम साहब को पकड़ाए, इधर उधर पकड़ाए, 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, आपके नोटिस पीछे हो गए। और आपने देखा होगा मोदी साहब के टाइम में पूरे के पूरे टैक्स गले में हाथ डाल के वसूल लेते हैं। तो यहां दर्शकों को एक बार और बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये टैक्स पे बात करते हैं। आपने कोई भी चीज 2014 से 16 के बीच में जब खरीदी हो, 17 तक, तो उस पे लिखा हुआ आता था 150 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कभी आपने जानने की कोशिश करी वो टैक्सेस क्या हैं? वो 33 तरह के टैक्सेस थे, एक्साइज भी था, कस्टम भी था जहां अप्लीकेबल है, वैट भी था, सेल टैक्स भी था, दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन वो टैक्स कभी सरकार में नहीं जाता था, वो बाबू के जेब में और नेताओं के जेब में चला जाता था। एक फ्रैक्शन सरकार में नाम करने के लिए जाता था। अब जब सरकार में पैसा नहीं आएगा, सरकार काम कहां करेगी? तो आपने क्या करा, सारी टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी बनाया और जीएसटी 2017 में इंप्लीमेंट करा। अब लोगों को जीएसटी से परेशानी हुई, क्यों? क्योंकि अब वो जो व्यवस्था पहले थी, नोट टैक्स लायबिलिटी का 60% टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी, वो खत्म हो गई। अब अगर आपका 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो आपको 10 लाख देने हैं। ये बीमारी थी जिसकी वजह से जीएसटी का पोजीशन। अब जीएसटी में इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात करी।
आपको अवनीश भाई याद हो, आपने भी नौकरी करी है, हमने भी नौकरी करी है, हमारे बहुत सारे दर्शक भी नौकरी करते हैं। एचआर रिसिप्ट, ट्रैवल रिसिप्ट, होटल का बिल हम घर में बनाते थे ना? बनाते थे, नहीं बनाते थे? क्या आज आप बना सकते हो? क्यों? क्योंकि होटल जब टैक्स काटेगा, टैक्स काटेगी और जीएसटी नंबर देगी, वो बैक टू बैक इंटीग्रेशन जो है, क्योंकि आपके लिए वो इनपुट है, आप वो इनपुट क्लेम करोगे। इनपुट तभी क्लेम करोगे जब वेंडर ने इनवॉइस अपलोड करी है आपके जीएसटी नंबर के साथ। तो यहां पर 2 नंबर का काम जो है 80, मैं ये नहीं कह रहा 100% बंद हुआ, 80-90% बंद हो गया। अब सरकार के पास पैसा आना शुरू। जब सरकार के पास, और अब आप देख लीजिए 2 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ महीने का रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास। अब आपने कहा ये रेवेन्यू आ रहा है, इसको अब हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, रेल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, कॉलेज, अस्पताल, बिल्कुल दुनिया भर की चीजें बनाते हैं। बिल्कुल। अवनीश भाई अभी थोड़ा सा और बचा है, तो थोड़ा सा मेरे को आपकी पेशेंस की जरूरत है, दर्शकों से भी नहीं निवेदन करूंगा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी पेशेंस और दीजिए। अब जीएसटी भी इंप्लीमेंट हो गया, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया, लेकिन 100 रुपए की पत्ती जो 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी के हाथ में थी, वो अभी भी है, उन्होंने खर्च नहीं करी। लेकिन पैसा आना शुरू हो गया, पैसा रोटेशन में आना शुरू हुआ, और रोटेशन में ही पैसा बढ़ता है। भाई आपके पास 100 रुपए हैं, आपने मुझे 2 टके पे कर दिया, मैं आपको वापस करूंगा, आपको 102 रुपए मिलेंगे। पैसे की ग्रोथ यहां हुई। अटैची में, अलमारी में, बिस्तर में जो नोट रखे जाते थे, उनसे पैसे की ग्रोथ नहीं होती थी, और जब पैसे की ग्रोथ नहीं होती थी तो देश की ग्रोथ क्या घंटा होगी? लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई। अब सवाल ये था, आप डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो, आपने किसान को पैसा दिया, आपने किसान की फसल को इंश्योर किया, आपने किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, उसको बताया कौन सी फसल ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, आपने सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, सिक्योरिटी, हेलमेट, जैकेट, बूट, सारी चीजें खरीदी, उसको इक्विप करा। यानी आपने अन्नदाता को मजबूत करा, और आपने भारत की सुरक्षा को मजबूत कर दिया। और अब आपने बोला कि हमें हर गोली का हिसाब देने की जरूरत नहीं है, अगर उस तरफ से एक गोली आए तो तब तक मारना जब तक वो मारने वाला महादेव के पास ना पहुंच जाए। यहां मजबूत करने के बाद अब इंटरनेशनल कबाल को यह बात समझ में नहीं आई कि भारत मजबूत क्यों हो रहा है। क्योंकि गरीब भारत दुनिया का इंटरेस्ट है। दुनिया का इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि 140 करोड़ की पढ़ी लिखी जनता की डिस्पोजेबल इनकम, यानी 140 करोड़ का व्यापारी बाजार। भारत में लोग नहीं जानते हैं कि 2014 से पहले आपकी बंदूक का नट भी विदेश से आता था, भारत में नहीं बनता था। तब आपने सारी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाया, आपने पीएसयू को मजबूत करना शुरू करा इन पैसों से, और जब जब इकोनॉमिक साइकिल चलना शुरू हुआ, आपके बैंक मजबूत हुए। आज बैंक लाखों करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं। ये प्रॉफिट बैंक का सीईओ अपनी जेब में रख के घर नहीं चला जाता, ये प्रॉफिट लोन के माध्यम से वापस व्यापार में आता है, होम लोन में आता है, ऑटो लोन में आता है, और विभिन्न प्रकार के पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन इत्यादियों में लोगों को दिया जाता है। लेकिन कबाल को दो चीजें हजम नहीं हो रही थी। एक, नरेंद्र मोदी बिना 100 रुपए खर्च करे भारत की अर्थव्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। भारत कटोरा लेके बाहर नहीं खड़ा है, यानी हम पे भारत की डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। और दूसरी
सबसे बड़ी परेशानी थी कि 2016 में ट्रंप आ गया, जो कि लड़ाई नहीं होने दे रहा दुनिया में। लड़ाई नहीं होगी तो हथियार नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये कबाल 3 चीजों पे चलता है: हथियार, तेल और फार्मा। तब आपने 2000 सन 2010 में जो वायरस को अमेरिका की लैब से वुहान की लैब में पहुंचाया था, वो आपने वहां पर लीक करा। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट था? चाइना का इंटरेस्ट ये था कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है, अगर भारत के बैंक बर्बाद होते हैं, अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद होती है, तो चाइना का व्यापार तो बढ़ेगा ना। और हथियारों की डिपेंडेंसी और राय और मशवरा की डिपेंडेंसी हमारे, और कटोरा लेके की डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका की रहेगी। यही दो इंटरेस्टेड पार्टी थी। तो ट्रंप हटाओ, मोदी हटाओ, वायरस। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी ने एक खेल और खेल दिया। अब मतलब कमाल की चीज है, 100 रुपए अभी भी अंटी में जेब में घुसाए बैठे हैं, खर्च नहीं करेंगे। याद होगा कोरोना काल, आपको भी याद होगा, आप बहुत पढ़ते हैं। कोरोना काल जब आया तो जितने भी भारत के अर्थशास्त्री थे, और हमारे भी कुछ बहुत मित्र थे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, ट्विटर पे, मतलब वैसे नहीं, ट्विटर के अर्थशास्त्री, उन्होंने लिखा और उन्होंने मोदी को राय दी, जैसे कि सारे लोग राय देते हैं, कि मोदी को, बिजनेस को स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए। स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? कि आपके व्यापार के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप व्यापार चालू करो। अवनीश भाई, आप कोई कंपनी चलाते हैं, मैं अगर आपको 1 लाख रुपए देता हूं, तो पहला काम आप क्या करोगे? अपनी बैलेंस शीट में जो लॉसेस हैं, उसको 1 लाख रुपए से बैलेंस आउट करोगे। बचा हुआ पैसा आप उद्योग में लगाओगे, अपनी फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए। लेकिन फैक्ट्री तभी बढ़ाओगे जब डिमांड हो। जब डिमांड ही नहीं होगी तो फैक्ट्री बढ़ा के क्या करोगे? आप फिर नुकसान में आ जाओगे। तो यानी स्टिमुलस पैकेज अगर हम देते, तो वो कुएं में पैसे फेंकने के जैसा था। विदेश के सारे, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबने, यूरोपियन यूनियन हो, सबने स्टिमुलस पैकेज बांटे। नतीजा क्या है? सब रिसेशन में बैठे पड़े हैं। उद्योग कहीं नहीं बढ़ रहा है। उद्योग नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। मोदी ने क्या कहा, और मैंने जब ये लिखा कि स्टिमुलस पैकेज नहीं देना चाहिए, तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ट्विटर पे, जो मोदी के एडवाइजर भी हैं, और आए दिन रोज सुबह शाम मोदी को एडवाइस लिख के देते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने लिखा, यू आर ए अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड पर्सन, यू शुड नॉट स्पीक अबाउट इट। और उस वक्त मैंने लिखा था, स्टिमुलस पैकेज देना मतलब आत्महत्या करने के बराबर है, टैक्स पेयर के पैसे की। इस पैसे को गरीबी में डालो। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद हो, 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया, और उन्होंने कहा उद्योग को पैसे नहीं देंगे, ये पैसे हम गरीबों में देंगे। और गरीबों में पैसे देने का चैनल डीबीटी और यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपने पहले तैयार कर लिया है। यानी जो आप पैसा दे रहे हो, उसमें एक बूंद भी लीकेज नहीं है। जब गरीबों के पास पैसा पहुंचा तो गरीबों की भी महत्वाकांक्षा जागी। किसी ने कहा हम साइकिल क्यों चलाते हैं, स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने कहा हम मारुति 800 या ऑल्टो चलाते हैं। अगर आप डेटा उठा के देखें तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी कि कोरोना काल में 2 व्हीलर और छोटे 4 व्हीलर की सेल गांव में ज्यादा बढ़ी है, सिटी में नहीं। और दूसरी चीज आपको दिखाई देगी कि स्टिमुलस पैकेज ना देने के बाद भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रोज ग्रो करता चला गया, नेगेटिव नहीं आया। यानी लोग घर में बैठ के भी ट्रेडिंग कर रहे थे।
और तभी मैंने लिखा था जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन हटेगा, भारत विल सी अ वी शेप रिकवरी, और वो हुआ, रॉकेट रिकवरी हुई। आपने बॉनफायर में नीचे आग लगाई, ऊपर नहीं आग लगाई। जब आपने नीचे आग लगाई तो सारी चीजें जलनी शुरू हो गई। अब आप कमाल देखिए, आपने गरीब को पैसा दिया बैंक के माध्यम से, डीबीटी ट्रांसफर, पैसा कहां है? बैंक में। गरीब ने व्यापार करा या सामान खरीदा बाजार से, जो भी सामान खरीदा, उसने पे करा यूपीआई से, पैसा कहां है? बैंक में। रिटेलर ने होलसेलर से माल खरीदा, यूपीआई में पेमेंट करा, पैसा कहां है? बैंक में। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को, उद्योग को पैसा दिया और माल खरीदने के लिए, पैसा कहां है? बैंक में। उद्योग की डिमांड बढ़ी तो उसने मिडिल क्लास को हायर करा, मिडिल क्लास को सैलरी दी। मिडिल क्लास को सैलरी कैसे दी? बैंक ट्रांसफर से। पैसा कहां है? बैंक में। पैसा बैंक के बाहर निकला। सबने व्यवस्था चलाई, सबने खाया पिया, घूमे फिरे, सब कुछ करा, लेकिन पैसा बैंक के बाहर नहीं निकला। आपके बैंक अब इतना मजबूत हो गया कि अब आप रिस्क टेकिंग कैटेगरी में आ गए। जब आप रिस्क टेकिंग कैटेगरी में आ गए और आपने कहा मैंने घर खरीदा, मैंने घर को डेकोरेट करा, घर में खर्चा करा, लेकिन जब तक मेरे घर में गेस्ट ना आए तब तक घर को डेकोरेट करने का फायदा क्या है? भाई अगर मुझी को अकेले रहना है, मेरे घर में कोई आए जाए ना, तो मेरे को तो एक बिस्तर चाहिए सोने के लिए, काम करने के लिए मेज चाहिए। मेरे को इतनी सारी पेंटिंग वेंटिंग लगाने की जरूरत क्या है? तब आपने कहा कि अगर हमें आगे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और अगर हमें रुपए को मजबूत करना है आगे जाके, तो हमें रुपए को घर के बाहर लेके जाना है। आपके पास यूपीआई था, आप पहुंच गए दुबई। अब आपने यूपीआई बेचना शुरू करा और आपने 30 देशों में, जो भारत के अड़ोस पड़ोस में सब बैठे हैं, सबको यूपीआई चिपका दिया। जब आपने यूपीआई चिपकाया तो आपने जो एक बहुत बड़ा काम करा अननोटिस्ड, वो आपने डॉलर डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। आप भी विदेश गए, मैं भी विदेश जाता हूं, मेरे पास नोट है, मैं जब विदेश जाता हूं तो फॉरेन एक्सचेंज लेता हूं, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में होता है, चाहे मैं किसी भी देश में जाऊं, वहां जाता हूं, डॉलर वापस देता हूं और करेंसी लेता हूं उनकी लोकल। जब यूपीआई आया तो डॉलर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यानी वो जो कटोरा लेके व्हाइट हाउस के सामने बैठने की प्रथा थी भारत में 70 साल की, वो प्रथा खत्म होने लगी। अब सवाल ये था यूपीआई को प्रमोट कैसे करा जाए। तो एक उदाहरण आपको दें, आप पहुंचे दुबई के शेख के पास, उसको बोला बेटा सुन, तेल तेरा हो गया है खत्म, विदेश में पैसे हैं नहीं, तेरी इकोनॉमी चलती है टूरिज्म पे, और टूरिज्म में भारत की कुछ ही कम्युनिटी ऐसी हैं जो दिल खोल के खर्च करती है। एक हमारे गुजराती भाई, दूसरे हमारे मारवाड़ी भाई, इसी तरह से। और ये लोग अकेले नहीं जाते, ये 20-25 का ग्रुप जाता है, चचा ताऊ मामा भाई फूफा सास ससुर सब इकट्ठे जाते हैं। खाकरा फेफड़ा जलेबी साथ लेके जाते हैं। 350 करोड़ की जलेबी और खाकरा तो एक दिन में खा जाते हैं। उनने कहा इन टूरिस्ट को बुलाओ, ये खर्चा करते हैं। तो शेख साहब ने कहा जी बिल्कुल बुलाते हैं। बोले लेकिन इन टूरिस्ट को कपड़े उतार के बीच पे घूमने का शौक नहीं है। तो साहब कैसे बुलाएं? बोले एक काम करो, मंदिर बना दो दुबई में। अब आपने देखा होगा दुबई में ना महादेव का मंदिर है, ना कृष्ण भगवान का मंदिर है, ना श्री राम का मंदिर है। मंदिर किसका है? स्वामी नारायण का। स्वामी नारायण को कौन फॉलो करता है? किलो के भाव में हमारे गुजराती भाई बहन पहुंच गए। आज देख लो मंदिर में कितनी भीड़ है। अब गुजरातियों में और मारवाड़ियों में एक बड़ी कलाकारी चीज होती है,
वो एमबीए नहीं करते बिजनेस करने के लिए। वो 20 लोग घूमने जाते हैं, 5 लोग खाकरा, जलेबी, फेफड़ा का मैनेज करते हैं, 10 फाफड़ा लोग फाफड़ा फेफड़ा मत कह दीजिए। अरे यार, सॉरी, 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 पर 10 लोग व्यवस्था देते हैं, लेकिन उसमें 5 लोग ऐसे होते हैं, वो वहां पर व्यापार देखते हैं। अब आपका यूपीआई गया बाहर। इस बीच आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई रशिया की, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की। रशिया पे लग गया सैंक्शन। अब जब सैंक्शन लगाया तो भारत की 70 साल की सोच ये है, स्टैंड, डिप्लोमेटिक स्टैंड ये है कि अगर कोई देश सैंक्शन लगाता है तो हम उसे नहीं मानेंगे जब तक वो सैंक्शन यूएन के थ्रू नहीं लो। ये एक ऑफिशियल स्टैंड है भारत का, आज का नहीं है, हमेशा का है। मोदी ने नहीं करा है, हमेशा का है। अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया, आपने यूपीआई चेपा रशिया को, और आपने कहा सुन बेटा, तेल तेरा और तो कोई खरीदेगा नहीं, हम खरीदते हैं लेकिन रुपए में खरीदेंगे। आपने तेल इंपोर्ट करा, रुपए एक्सपोर्ट करे, और उसके बाद तेल लेके आपने अंबानी को बोला रिफाइन कर, इंडियन ऑयल की कैपेसिटी है नहीं। हर हर क्रूड ऑयल की अपनी रिफाइनरी की एक मापदंड होता है, हर रिफाइनरी में हर क्रूड ऑयल रिफाइन नहीं हो सकता। तो रशियन ऑयल के लिए जो रिफाइनरी थी वो अंबानी की रिफाइनरी थी। आपने वो एक्सपोर्ट करा यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन उसके साथ अपने रुपए एक्सपोर्ट करे। अब रुपए का वर्चस्व जब बढ़ रहा है तो यूपीआई भी बढ़ रहा है, और यूपीआई बढ़ रहा है तो यानी रुपए का जो 100 रुपए का नोट है, आज भी आप वो नोट वैसे ही हिला रहे हो, लेकिन आपका उद्योग भी बढ़ गया, किसान को बीज भी मिल गया, खाद भी मिल गई, आयुष्मान कार्ड भी आ गया, सॉइल हेल्थ कार्ड भी हो गया, 200 और स्कीम चलनी शुरू हो गई। बैंक की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो गई कि कोई राहुल गांधी और कोई अखिलेश यादव उसको तोड़ नहीं सकता। और फिर आपने बहुत सारे बीच में बेनामी एक्ट और दुनिया भर के एक्ट लाके और कोड्स इत्यादि लाके मार्केट को आपने व्यवस्था करा। अब जब आपके भारतीयों के पास पैसा आया, तब आपने भारतीयों को मोटिवेट करा भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने के लिए, यानी एक स्टॉक एक्सचेंज में। इससे आपका फायदा ये हुआ कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, जो सरकार को ब्लैक मेल करने के लिए कभी भी पैसा निकाल के मार्केट को क्रैश कर देते थे, वहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आने शुरू हो गए, और आज की डेट में डीआईआई एफआईआई से ज्यादा है। इसीलिए हिंडनबर्ग की जो अंतिम रिपोर्ट आई थी उसमें स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय निवेशकों ने उसको बैलेंस आउट कर दिया। ये कहानी है नरेंद्र मोदी के अर्थशास्त्री, एक अनपढ़ गंवार नरेंद्र मोदी की अर्थशास्त्री नीति, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र पे बेस है। यहां कौटिल्य अर्थशास्त्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे गाजियाबाद से कन्याकुमारी चले जाइए और रास्ते में आपको अरहर दाल बनाने के 200 तरीके मिलेंगे। अगर आप पैंगोंग लेक से, लद्दाख में पैंगोंग लेक से रामेश्वरम चले जाइए तो आपको सांबर बनाने के 50 तरीके मिल जाएंगे। तो जिस देश में एक ही डिश 85 तरह से बनती हो, फिर आपने एक काम और करा, आपने कहा भाई हमें गरीबों को भी तो उठाना है। अब सनातन सबसे बड़ा कम्युनिटी है भारत में। सनातन को उठाना, कैसे उठाओगे? भगवान श्री राम का जो रेंज है, जो फुटप्रिंट है, वो अयोध्या से रामेश्वरम तक है। भगवान कृष्ण का मथुरा, वृंदावन जैसी जगह में कुछ इधर उधर नॉर्थ में जाता है, साउथ में नहीं है।
लेकिन महादेव एक ऐसे हैं जो कैलाश से लेके रामेश्वरम और सोमनाथ से लेके हमारे पूर्व भारत हर जगह है। आपने कहा कि जो चंदा देने वाले असली भक्त हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, वो मंदिरों में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मंदिरों के आसपास संकरी गलियां हैं, गंदगी है, मंदिर के अंदर भी बहुत गंदगी है और लूटपाट मची हुई है। तो आपने कॉरिडोर बनाने शुरू करे, लेकिन कॉरिडोर आपने श्री राम का, मथुरा का पहले नहीं बनाया, आपने बनाया महादेव का। अब उस कॉरिडोर में होटल भी चलते हैं, 5 स्टार, गेस्ट हाउस भी चलते हैं, रूरल अकोमोडेशन भी चलती है, होम स्टे भी चलता है, रक्षा, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल, ऑटो, ओला, उबर, फूल वाला, माला वाला, प्रसाद वाला, रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला। आपने इकोनॉमी का इंजन चालू कर दिया ना, जिसको मैं बोलता हूं सनातन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं सनातन इकोनॉमिक्स कोई नहीं है। 20 साल से पढ़ा रहा हूं मैं मैनेजमेंट स्कूल्स में। तो ये कहानी है उस इंसान की जो अनपढ़ गंवार है, जिसके पास 5-10 पीएचडी इकोनॉमिक्स में नहीं है, जिसको दुनिया का इकोनॉमिक्स का कोई अवार्ड नहीं मिला है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल अवार्ड इकोनॉमिक्स में भी उसको नहीं मिला है। एक चाय वाला है, लेकिन इस चाय वाले ने पिछले 10 साल में वो 100 का नोट आज भी जेब में रख के हिला रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था चालू कर दी। इसको आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल साहब। और मुझे नहीं लगता कि अब आपने कुछ छोड़ा है या कुछ बचा है, ये दोनों बातें एक साथ हुई हैं। और एक चीज बताऊं, मैंने जब शुरुआत में कहा कि व्यापार प्रबंधन का एक एकेडमिक छात्र मैं भी रहा हूं, तो एक चीज सिर्फ मैं कह दूं और इसके बाद आप आज की चर्चा मैं समाप्त करूंगा। और ये पूरी चर्चा, इसीलिए मैंने बीच में बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया, ये पूरी चर्चा अब दर्शकों के बीच जाएगी और दर्शक इसे बुनेंगे बुनेंगे और तब ये सारी चीजें समझ में आएगी। गौरव जी, डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन पर जब विपक्ष मुंह खोलता था, मैं एक ही चीज कहूंगा, तो वो ये कहता था, एक गजब का कुतर्क दिया जाता था, कितना सस्ता तर्क दिया जाता था कि साहब डीमोनेटाइजेशन करके आपने क्या पा लिया, क्योंकि जितनी मैक्सिमम नोटें थी वो सारी की सारी वापस आ गई। अरे साहब, एक इकोनॉमिक्स का छोटा सा छात्र होने के नाते डीमोनेटाइजेशन देश की इकोनॉमी में घूम रहे या रखे गए या बैठे सोए खड़े हुए सारे रुपयों की अकाउंटिंग ही तो है, और क्या है। जब आप डिमोनेटाइज करते हो तो आप डिमोनेटाइज इकोनॉमिक्स का वो टूल है जिससे आप एक एक नोट को वापस गिन लेते हो। यानी कि जब विपक्ष ये कह रहा था कि क्या फायदा हुआ भैया, तो सारे के सारे नोट वापस आ गए। अरे भैया, इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। और वो सारी आपकी बातचीत में निकल के आए जब आप बार बार कह रहे थे पैसा कहां आया, बैंक में, फलाने क्या हुआ, बैंक में, ढिकाने क्या हुआ, बैंक में। दिस इज व्हाट द सक्सेसनेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। जी। मैं ज्यादा इसमें मैंने जितना मैंने संक्षिप्त में, देखिए इस पे 2-3 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में एक बहुत सारे ऐसे पीसेस हैं जिनकी अभी हमने बात भी नहीं करी है कोरोना काल में। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जहां इतनी बात हुई है, एक और सब्जेक्ट मतलब एंगल से इसको समझा दूं। भारत में अनाज पैदा होता था, भारत में एक साइजेबल अनाज बारिश में भीगता भी था, उसमें सड़ता भी था, और वो सड़ता हुआ अनाज शराब की कंपनियों में 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से बिकता था, जिसमें, और ये ज्यादातर पंजाब जैसे हरियाणा जैसे एरिया में ही होता था जहां के नेताओं की शराब की भट्टियां हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन हुआ, हमारा कैलकुलेशन, सॉरी डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, कोविड कोरोना काल आया, हमारा जो अपना डेटा कैलकुलेशन है ऑफिशियल,
वो ये थी कि 8 से 10 करोड़ मौतें होंगी, क्योंकि भारत एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। कैसे रोका जाए? सारी सरकारों ने कोशिश करी। महाराष्ट्र की सरकारों ने बसों में भर के लोगों को भेजा, दिल्ली की सरकारों ने बसें बोल के कुछ नहीं दिया ताकि कोरोना फैले, लोग मरें, मोदी को हटाओ। मोदी ने क्या कहा कि 2 रुपए किलो, क्योंकि हमारे सीमित संसाधन है, हमारे गोडाउन सीमित हैं। अनाज प्रोक्योरमेंट आप रोक नहीं सकते। अनाज प्रोक्योरमेंट अगर आपने रोका तो किसान आत्महत्या करेगा, क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं कर सकता। आपको अनाज प्रोक्योर करना ही खरीदना है। रखेगा खुले में, भीगेगा, शराब की भट्टियों में जाएगा। आपने कहा अनाज के भंडार खोल दो, गरीबों में फ्री में बांट दो। आपने गरीबों में जब फ्री में बांटा तो एक गरीब आदमी पेट के लिए, देखिए अंबानी हो, आप हो, गरीब हो, हम सबका पेट है, हम सब पेट के लिए काम करते हैं। अगर पेट नहीं होता तो ये यूट्यूब भी नहीं होता, ना हम बोल रहे होते, ना आप सुन रहे होते, ना अंबानी कार खरीद रहा होता। उस गरीब के पेट में अनाज पहुंचा, उधर डीबीटी से कैश पहुंचा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बची, क्योंकि अब कैश वो खर्च कर सकता है, उसको अनाज नहीं लेना, अनाज मिल रहा है। आपने इकोनॉमी में एक बूस्ट साइकिल और दिया। दूसरा उसका फायदा क्या हुआ? वो अनाज के लिए घर के बाहर नहीं निकला, यानी कोरोना का स्प्रेड आपने रोक दिया। कोरोना के स्प्रेड रोक दिया। जो एस चेकर का पैसा है टीका लगाने पे, वो कम खर्च हुआ। फिर उधर आपने फाइजर को आप रोक नहीं सकते, तो क्योंकि वो लॉबी है, वो तो बने इसीलिए था भाई। 2019 में फाइजर की वैक्सीन तैयार हो गई थी। 2019 में तो कोरोना नहीं था ना, तो वैक्सीन किसके लिए तैयार करी थी? यानी पूरा प्लानिंग पहले की थी। आपने फाइजर को रोका नहीं। भारत में बहुत प्रेशर था, राहुल गांधी ने खुद उछल उछल के मेढकों की तरह शोर मचाया था। अरविंद केजरीवाल थे, चेतन भगत जैसे इंटेलेक्चुअल थे। आपने क्या करा? आपने फाइजर को बोला आ जाओ, लेकिन टेस्टिंग तुम्हारी भारत के ग्राउंड पे होगी, सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद। आपने फाइजर को रोक दिया। तो जो आपने डीमोनेटाइजेशन करा और कोरोना काल में आपने पैसे का करा, और उसके लिए जो आपने डीबीटी का प्लेटफॉर्म और यूपीआई का प्लेटफॉर्म तैयार करा था, वो नींव की ईंट बन के आगे बढ़ा, जिसपे आज हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और गौरव जी, बहुत सारी विस्तार से चर्चा हुई है और इसके फॉलो चर्चा भी हम करेंगे। अगर मैं केवल ये फ्री अनाज वाले में एक फैक्टर और जोड़ दूं ना साहब, आपने तो वो शराब लाबी वाला जो सड़ाने की बात, पीसीएफ गोदामों के बाहर, एफसीआई गोदामों के बाहर जानबूझ के रखा जाता था, उसी में एक चीज और जोड़ दूं साहब, जितना इस भंडारण को स्टोर करने के लिए पैसे चुकाने होते थे एफसीआई पीसीएफ के गोडाउन्स को, नरेंद्र मोदी ने ये गरीबों तक अन्न पहुंचा के जो पैसे बचाए हैं वो एक सरप्लस है साहब। इस पर तो एक अलग से एपिसोड हो सकता था। आप जानते हैं कि मैं जरा खुरपेची आदमी हूं, तो मेरे कई सारे काम दाएं बाएं वाले भी रहते हैं, तो इस पर एक बड़ा मजेदार विषय है जिस पर हम बताएंगे आपको। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं ना फ्री में अनाज बांटा, नरेंद्र मोदी फ्री में सिंगल टिकट डबल जर्नी करने वाला व्यक्ति का नाम है। वो फ्री में कुछ नहीं बांटेगा, उसने फ्री में बांट के, उन्होंने मोदी साहब ने फ्री में बांट के करोड़ों अरबों रुपए बचा लिए हैं। बिल्कुल, जो कि आप स्टोरेज के रूप में भारत सरकार को चुकाने पड़ते थे। और चूंकि आपके पास सरप्लस है और आपने कहा कि भाई अन्न उगेगा, कोरोना का पीरियड था, बाकी सब बंद था, लेकिन खेत थोड़ी ना बनता, किसानी थोड़ी ना बनती, फसलें उग रही थी, फसल पैदा हो रही थी, तो वो तो उस समय भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब। और मुझे लगता है दर्शकों कि इस पर, जैसा गौरव जी ने कहा ना कि 2-2.5 घंटे, और मैं तो आज बिल्कुल मौन व्रत पे था, और मैं इसलिए मौन व्रत पे था कि अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट और खोदना शुरू करता तो ये बहस जो है 3-3.5 घंटे की फिल्म बन जाती। और निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ बात होना इस पर बाकी है, हम सिलसिलेवार गौरव जी इस पर बात करेंगे। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब हमारे तो व्यापार में खून है, आप हमारा थंबनेल बहुत लोगों को आज चौंकाया होगा। दरअसल हमने वो व्यंग किया था, और यह व्यंग वही उत्तर है जो हम आज के इस चर्चा में से निकाल के
देने जा रहे थे कि भाई साहब राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, थोड़े से बालिग होइए। हालांकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं बालक तुमसे नहीं हो पाएगा, बालक बुद्धि। पप्पू मत कहिए, क्योंकि ये व्यक्ति बेहद शातिर है। हाँ, उसी के साथ इन्हें इस बात का जवाब जरूर देना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स का कितना जानते हैं। आराम से सुनिएगा, लंबी चर्चा है, पॉज कर करके सुनिएगा, टुकड़े में सुनिएगा, रुक रुक के सुनिएगा, अगले एक हफ्ते तक सुनिएगा और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। गौरव जी, मुझे लगता है आज इस मैराथन वीडियो का अब यहाँ अंत किया जाए। बहुत आराम से सुनिए, क्योंकि अभी मैं जल्दी वापस आने वाला नहीं हूँ, मैं लंबा जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के पास वक्त है, आराम से सुनिए। और देखिए, इसको सुनने के लिए आपको खुला दिमाग चाहिए। नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री मत देखिए, पर नरेंद्र मोदी एक कंपनी का सीईओ देखिए, जिसने एक डूबती हुई कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे बनाया। बिल्कुल, इस नजरिए से सुनेंगे तो सारी बातें आपके सामने आएंगी। बाकी समर्थन और विरोध का नारा तो भारत लोकतंत्र का कहना है, हम लगाते ही रहेंगे। इसलिए जय मां भारती बोलिए, जय भारत बोलिए। और इसी के साथ गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।